हेलो सुपर लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस से एक नया चैप्टर जो आप लोगों को पढ़ने की बहुत इच्छा थी क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला है। एंड द चैप्टर नेम इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसे हम देखेंगे 4 लेक्चर्स में, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम वो हर चीज पढ़ेंगे जो भी आपके पेज नंबर 96 एंड 97 पे लिखा है और हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। So let's get started. My name is Shivam Jha, an educator by choice, a certified memory coach and a creative learner. और my dear super learners, आपके लिए इस चैनल पे मैंने और भी बहुत सारे चैप्टर अपलोड कर दिए, जैसे लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एसिड बेस सॉल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, मेजरमेंट ऑफ मैटर एंड यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, और आज फाइनली एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अपलोड करने जा रहा हूं। इन सारे चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ नया बनाया है, मैं आपको दिखाता हूं। आपके लिए मैंने कुछ कमाल बनाया है एंड दैट कमाल इज, गिव मी अ सेकेंड, ये रहा। आपको ये वेब पेज दिख रहा होगा, राइट? इस वेब पेज पे बस बेसिकली एक लिंक होगा जो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर डाला जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे और आप एक ऐसे वेब पेज पे चले जाओगे। इस वेब पेज पे आपको दिख रहा है कि सारे चैप्टर एक जगह मिल जाएंगे आपको। तो बेसिकली जब आप इस पे क्लिक करते हो और इसको खोलते हो तो आपको दिखता है कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जितने हैं सारे हैं इसमें। फॉर एग्जांपल हम मेजरमेंट ऑफ मैटर खोल लेते हैं तो आपको दिख रहा होगा इसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सारे अपलोडेड है। आप किसी पे भी क्लिक करोगे और वो सीधे आप उस लेक्चर तक चले जाओगे। तो अब शेयर करना भी आसान हो गया आपके फ्रेंड्स के साथ और आपके लिए पढ़ना भी आसान हो गया। तो एक ही जगह पे वो बस लिंक सेव करके रख लेना, उसमें सारे आपके 18 के 18 चैप्टर्स आ जाएंगे। कमाल है ना? अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में बताना मुझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और बात बतानी मुझे आप सबको कि आप लोगों के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है खाली क्लास 9 के लर्नर्स के लिए। तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो भी नोट्स वगैरह होंगे यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको, या फिर अगर कुछ चेंजेस होते हैं लिंक्स वगैरह पे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपडेट करूंगा। लेट्स मूव फर्दर स्टूडेंट्स। आज के चैप्टर में हमें दो इंपॉर्टेंट बातें को समझनी है। पहला बात है वेदर क्या होता है और दूसरा क्या होता है क्लाइमेट। दोनों दोनों सुनने में एक जैसा लगता है कि वेदर और क्लाइमेट एक जैसा है, लेकिन रियलिटी में वेदर और क्लाइमेट थोड़ा सा अलग है। आपको अभी समझ में आएगा। चलिए पहले वेदर के बारे में बात करते हैं। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि कभी कभी अचानक से बहुत धूप होता है, बहुत ज्यादा धूप होता है, बोलते हो यार वेदर इज वेरी सनी, राइट? फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश हो रही होती है तो आप बोलते हो यार इट्स रेनी वेदर, काफी बारिश हो रहा है। आपके फोन में ऐसे गूगल भी सजेस्ट करता होगा क्लाउडी रेनी वेदर के बारे में, राइट? कभी कभी ऐसा होता है कि किस कुछ जगह पे ऐसे बर्फ बर्फ गिरती है, राइट? तो ये चेंजेस हो सकते हैं अचानक से। मान लो कि धूप है, हो सकता है 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद अचानक से बारिश होने लगे, ऐसा होता है, राइट? और हम महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ तो अक्सर ऐसा होता है। और ठंडी में अचानक से धूप है और बहुत जल्दी ज्यादा ठंडी हो जाए और थोड़ी थोड़ी बर्फ जैसी कुछ गिरने लगे, कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी होता है। ये सब जो है इसको हम वेदर कहते हैं। डेफिनेशन बताता हूं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन था, धूप है, बारिश हो रही है, बर्फ गिर रहा है, एट अ स्पेसिफिक टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एट अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर जगह पे, आर रेफर्ड एज वेदर। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एटमॉस्फेयर का कंडीशन क्या है उस समय उस जगह पे, उसको मैं वेदर कहता हूं। सिंपल है। उस समय उस जगह पे एटमॉस्फेयर का कंडीशन क्या है उसको मैं क्या कहता हूं? वेदर कहता हूं। लेट्स मूव फर्दर। अब देखना, वेदर डिपेंड्स ऑन द प्रिविलिंग कंडीशन ऑफ द एयर। वेदर डिपेंड करता है कि कुछ देर तक उस जगह पे उस टाइम पे कंटिन्यूसली एयर का कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेयर का कंडीशन क्या है। सिंपल। प्रिवेलिंग मतलब लगातार कुछ समय तक, ठीक है, उस समय। ग्रेट, लेट्स मूव फर्दर। अब देखो, एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिपेंड ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर। एटमॉस्फेरिक कंडीशन वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐसे समझो कि ये तुम्हारा अर्थ है और इसके आजू बाजू बहुत सारे लेयर्स है, बहुत सारा गैस है, बहुत सारा एयर है, ठीक है? तो वो सब अर्थ के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर में होने वाले गैसेस, एयर, पार्टिकल्स, ये सारी चीजें हमारे अर्थ पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, हम पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वेदर या फिर क्लाइमेट आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। सेम सनलाइट, गिवन टाइम में उस पर्टिकुलर एरिया में कितना धूप है, ठीक है, सनलाइट कैसा है, बहुत ज्यादा है, कम है, उस पे भी आपका वेदर डिपेंड करता है। इसके अलावा क्लाउड्स पे, क्लाउड्स की डेंसिटी की भैया कितना ज्यादा बादल है, घना बादल है तो धूप ही नहीं दिखेगा, राइट? कम बादल है, साफ आसमान है, खुला आसमान है, उस पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी,
ह्यूमिडिटी मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर सिंपली, कि एटमॉस्फेयर में गिवन टाइम में जो मेरा एटमॉस्फेयर है उसमें कितना वाटर वेपर है, इस पे भी डिपेंड करता है आपका वेदर या फिर क्लाइमेट। रेनफॉल, रेनफॉल मतलब बारिश कितनी हो रही है उस पर डेफिनेटली वेदर डिपेंड करेगा। विजिबिलिटी, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, कभी कभी ऐसा होता है ना ठंडी के समय में आपको आसपास बहुत ज्यादा फॉग दिखता है, क्या बोलते हैं इसको, कोहरा, कोहरा कुछ तो ऐसा कहते हैं, राइट। तो फॉग होता है तो आपको आगे की चीजें क्लियर नहीं दिखती, ठंडी के टाइम में स्पेशली ऐसा होता है, बारिश के टाइम में सुबह होगा ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विजिबिलिटी, के सामने चीजें कैसी दिख रही है, इस पे भी वेदर और क्लाइमेट डिपेंड करता है। इसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी तुम्हारा जो वेदर है वो डिपेंड करता है, कि अगर टेम्परेचर धूप बहुत ज्यादा हुआ तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा, धूप कम है तो टेम्परेचर लो होगा, और उससे भी फर्क पड़ता है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो वेदर पे उसका असर दिखाते हैं या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन पे उसका असर दिखाते हैं। तो अभी तक हमने वेदर के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया, अब हम बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में, क्योंकि हमें वेदर और क्लाइमेट दोनों देखना था। मगर अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बेल आइकन को दबा दो और वीडियो को लाइक करो, शेयर जरूर करना, ठीक है। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए पूरा साइंस खत्म करेगा, इट्स अ प्रॉमिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं। देखो मैंने कुछ लाल, ब्लू, हरा अलग अलग कलर से लिखा है, मैं एक बार चेक करता हूं रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। यस, रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखो, द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे उस समय उसका क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ, मतलब किसी चीज को एवरेज निकाला जा रहा है, डेली रीडिंग्स ऑफ वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स। अभी जो हमने वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स के बारे में बात किया, याद है, सनलाइट, फॉग, विंड की स्पीड, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इन सब की डेली रीडिंग ली जाती है, रिकॉर्डेड फॉर सेवरल ईयर्स। फिर से सुनना, द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी जगह के क्लाइमेट को, इज द एवरेज ऑफ डेली रीडिंग्स ऑफ वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स, वेदर रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स है उसकी डेली रीडिंग का एवरेज निकाला जाएगा फॉर सेवरल ईयर्स। मतलब वेदर मतलब टेम्पररी एट दैट पॉइंट, और क्लाइमेट मतलब लंबे समय तक क्या चल रहा है, बारिश का मौसम, ठीक है, गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम, तो इसे एक एवरेज निकाला जाता है। अब समझो यहाँ पे ये एक चार्ट दिखाया मैंने जिसमें बहुत सारे वेदर रिलेटेड चीजों के बारे में बात हुई, जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड की स्पीड, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीजों के बारे में बात, ह्यूमिडिटी एंड ऑल, जिसके बारे में हमने बात कर लिया। तो इन सब का एक एवरेज निकाला जाता है फॉर सेवरल ईयर्स, लंबे समय तक, और उसको हम कहते हैं कि ये क्लाइमेट है उस जगह का। आगे बढ़ते हैं। Hence, climate is a long term predominant condition of the atmosphere. तो क्लाइमेट कुछ ऐसा होगा जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, समझ गए ना, वेदर एट दैट टाइम एट दैट प्लेस, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, लेकिन क्लाइमेट एटमॉस्फेरिक कंडीशन का एवरेज ओवर सेवरल ईयर्स, काफी सालों तक। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक डिफरेंस समझते हैं कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। देखो, क्लाइमेट मतलब होता है रिमेन्स कांस्टेंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक कांस्टेंट रहता है, गर्मी का मौसम तो गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम तो ठंडी का मौसम, ठीक है। वेदर जो है चेंजेस विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अभी धूप है अचानक से बारिश होने लगी, वेदर, ठीक है, चेंज होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। रिलेटेड टू लार्जर एरिया, ये एक लंबे एरिया के लिए होता है, क्लाइमेट इज लाइक फॉर लंबा एरिया। जैसे आप बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में बर्फ गिरती है तो वहां की क्लाइमेट ऐसी है, हमारे यहाँ की क्लाइमेट थोड़ी अलग है, यहाँ पे अलग अलग चीजें होती रहती है, ठीक है। 3-4 महीने बारिश होता है, 3-4 महीने ठंडी रहता है, 3-4 महीने धूप रहता है, ठीक है। रिलेटेड टू स्पेसिफिक लोकेशन, वेदर इज फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन। मान लो कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ, ठीक है, पालघर में, वहां पे बारिश हो रहा है, आप थाने में रहते हो या फिर आप मुंबई में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, उस जगह पे अगर मैं बात करूं तो वहां पे बहुत कड़क धूप है, बर्फ गिर रही है, तो यार ये रिलेटेड टू स्पेसिफिक लोकेशन हो जाएगा। अच्छा, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, क्लाइमेट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है और वेदर क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। ये हमें डिफरेंस समझ में आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो चीज है वो हमें देखना है, क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लाइमेट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आर डेली डे टू डे लाइफ। हमारे जो डेली डे टू डे लाइफ है उसमें क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले देखो, इट इन्फ्लुएंसेस आर बेसिक नीड्स, लाइक क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है हमारे बेसिक जरूरत जैसे कि फूड, क्लोथिंग। अब फर्ज करो कि आपके एरिया में ठंडी है, ठंडी के मौसम में आप ऐसे गंजी पहन करके तो बाहर नहीं निकलोगे, बनियान पहन के तो बाहर नहीं निकलोगे, राइट। आप ऐसे मतलब ऐसा बिना कपड़ों के तो बाहर नहीं निकलोगे, छोटा टी शर्ट पहन के तो नहीं निकलोगे, आपके इधर बहुत ठंडी है। ऑफ कोर्स आप जैकेट, स्वेटर कुछ तो पहनोगे, मफलर बांधोगे, कुछ तो करोगे आप। ईटिंग हैबिट, मान लो ठंडी का मौसम है तो आप दही आइसक्रीम तो कम ही खाओगे ना, राइट। गर्मी का मौसम है, दही खाओगे, आइसक्रीम खाओगे, छाछ पियोगे, ठीक है।
वाटरमेलन खाओगे, राइट? तो ये फूड पे अफेक्ट करता है, क्लोथिंग पे अफेक्ट करता है क्लाइमेट। इसके अलावा इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस बेसिक नीड्स लाइक शेल्टर। अब मान लो कि कोई ऐसी जगह है जहां पे बर्फ गिरती है, तो वहां के घर अलग होंगे। एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सूखा पड़ा है, राजस्थान, वहां के घर अलग होंगे, वहां पे बड़े बड़े वेंटिलेटर होंगे एयर के पासेज के लिए। कोई ऐसी जगह जहां पे बारिश बहुत होती है, तो वहां पे घर थोड़ा अलग डिजाइन से बनाया जाता है, ठीक है? ऑक्यूपेशन मतलब जो आपका एग्रीकल्चर वगैरह है, या फिर कुछ लोग कोई सीजनल फ्रूट बेचते हैं, कुछ लोग रेनकोट बेचते हैं, ठीक है? तो ये जो क्लाइमेट है इन चीजों को इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर आल्सो कंसिडर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवेज। जो एयरपोर्ट का जो रनवे होता है जिसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसके टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्लाइमेटिक कंडीशन का ध्यान रखना। इसके अलावा जो सी पोर्ट्स होते हैं, बेसिकली जहां जहां पे जाके रुकती है, उसको बनाने के समय भी इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। मूविंग फर्दर बच्चों, जो ह्यूज ब्रिजेस होते हैं, जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, उसको बनाने के समय, या फिर बड़े बड़े स्काई क्रैपर्स, बड़े बड़े बिल्डिंग जो आसमान तक जाते हैं, उनको बनाने के समय क्लाइमेटिक कंडीशन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। मूविंग फर्दर बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर इन लिविंग वर्ल्ड। भैया अगर क्लाइमेट और वेदर इतना जरूरी है, इतना ध्यान रखा जाता है, तो ह्यूमन लाइफ पे ये कैसे असर करते हैं, ये बताइए। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कभी आपने सुना है कि कहीं पे बहुत सूखा पड़ गया, तो कहीं आपने सुना है कि बहुत अच्छी बारिश हुई और बहुत अच्छी खेती हुई। तो पॉइंट नंबर एक मेरा है, डेली वेदर एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशन। जो डेली वेदर में चेंजेस होते हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, वो इंफ्लुएंस करता है ह्यूमन लाइफस्टाइल को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। फर्ज करिए कि खेती हो रही थी और अचानक से बारिश हो गई, खेती खराब हो जाती है थोड़ी सी वेदर के कारण। या फिर मान लो कहीं पे लंबे समय से बारिश ही नहीं हुआ है, उसके कारण भी नुकसान होता है। तो लाइफस्टाइल को इनडायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्ट जरूर करता है ये लिविंग वर्ल्ड पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपने ये तो देखा ही होगा कि कुछ जगह, जैसे अभी मान लेते हैं कश्मीर, एग्जाम्पल के लिए कश्मीर या हिमाचल, वहां पे थोड़ी बर्फ गिरती है, तो वहां के जो लोग होंगे वो थोड़े उलन क्लोथ्स पहनेंगे। अभी उसी पॉइंट पे अगर मैं राजस्थान की बात करूं, तो वहां पे थोड़ा सूखा पड़ा होता है, जितनी बारिश नहीं होती है, इतना ठंड, मतलब ठंड होता है ठंड के मौसम में, लेकिन नॉर्मली इतनी नहीं होती है। तो वहां के लोगों का रहन सहन, लाइफस्टाइल थोड़ा अलग होगा। तो मैं कहता हूं द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन हेल्प्स टू डिटरमाइन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल एट दैट रीजन। अगला पॉइंट देखते हैं, एक्वाटिक लाइफ। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। सैलिनिटी ऑफ द मराइन वाटर। अगर बहुत ज्यादा बारिश होगी या फिर बारिश नहीं होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो वाटर है इसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। सैलिनिटी, इसके अंदर जो सॉल्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना वैरी करेगा, वो टोटली डिपेंड करता है वहां पे कितना रेनफॉल हो रहा है या फिर कितना धूप हो रहा है। तो सैलिनिटी ऑफ मराइन वाटर मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे ना, तो ये डिसाइड कर रहा है लिविंग वर्ल्ड को, राइट? इसके अलावा यहां पे आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ओशियनिक करंट। तो ओशन में जो करंट होता है, ये भी डिपेंड करता है तुम्हारे वेदर या फिर क्लाइमेट पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, तुम्हारा जो ये होता है ना वाटर साइकिल, जो पानी सूखता है, ऊपर जाता है वेपर बन करके, बादल बनता है और बादल से फिर बारिश होती है, ये भी तुम्हारा डिपेंड करता है, यस, क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर वेदर के कंडीशन। क्लाइमेट पे ज्यादा डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलिनिटी ऑफ द मरीन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ओशियनिक करंट, वाटर साइकिल एक्सेट्रा, ऑल आर रिलेटेड टू वेरियस वेदर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ये तो हमने देख लिया। अब देखो इसके अलावा सुनना सातवां, वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर ब्रिंग अबाउट द वेदरिंग ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ क्रस्ट। अभी बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं जिसके कारण ये जो पहाड़ पे जो बड़े बड़े पत्थर है वो टूटते हैं, वो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है। इसके अलावा आपका जो ये है ना, क्लाइमेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ एंड इनरेंजमेंट ऑफ सॉइल। तुमने ये तो पढ़ा होगा ना कि राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, मगर वहां पे थंडर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब बारिश में जो थंडरिंग होती है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सॉइल के फॉर्मेशन में या फिर उसके इनरिचमेंट में, उसके न्यूट्रिशन में? जी, बिल्कुल कर रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो यहां तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ाई करी है। तो मैं कह सकता हूं, thus it is very clear that the study of meteorology, uh, meteor meteorology, हाँ, meteorology is very important from the point of view of human life. Is it clear? तो ये जो मौसम विभाग होती है, बेसिकली इसका मतलब है, मेट्रोलॉजी का मतलब होता है मौसम विभाग। तो ये मौसम विभाग की जो, मतलब ये जो बेसिकली मौसम वगैरह के बारे में जो हाल है ना, क्लाइमेट का जो हाल है, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड 23rd मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे।
इसको एज अ मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट करा जाता है 23 मार्च को। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज मेट्रोलॉजी, ठीक है, मेट्रियोलॉजी क्या होता है, तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, उसमें हम इसी चीज को पढ़ रहे होंगे बहुत डिटेल में। चलिए तुम्हारे से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। डैश इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, आपको आंसर बताना है। 19 सितंबर, 15 दिसंबर, 23 मार्च या फिर 9 नवंबर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज द लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, आपको इसका आंसर बताना है। क्लाइमेट, वेदर, टेम्परेचर, एनवायरमेंट। इसके अलावा डैश डजंट रिमेन कांस्टेंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, क्लाइमेट, वेदर, टेम्परेचर, एनवायरमेंट। चौथा क्वेश्चन है, डैश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डे टू डे लाइफ, क्लाइमेट, वेदर, टेम्परेचर, एनवायरमेंट। और एक और क्वेश्चन है, क्लाइमेट फैक्टर्स आर आल्सो कंसिडर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ डैश, एयरवेज, सीपोर्ट, ह्यूज ब्रिज, स्काई क्रैपर्स या ऑल ऑफ द अबव। एंड यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 होता है खत्म। स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से तुम लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूँ कि तुम लोग भूलो नहीं कि मैंने तुम लोगों के लिए अलग से एक वेब पेज बनाया है जहां पे सारी चीजें हैं रिलेटेड टू योर 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस, नोट्स वगैरह जो भी आएंगे वो यहीं पे आएंगे। इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैं अपना बेस्ट दे पाया हूँ, मैं आपके साथ जस्टिस कर पाया हूँ इस टॉपिक के साथ। और अगर आपको अच्छा लगा, आपके फ्रेंड्स की मदद हो सकती है तो उसको शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट विल मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर। लेक्चर नंबर 2 आ जाएगा और बाकी सारे चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और ये छोटा सा लिंक भी है जिसका यूज करके आप डायरेक्टली उस पेज तक जा सकते हो। टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। लेट्स मीट इन लेक्चर नंबर 2। हैप्पी लर्निंग।